हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आती हूं प्रतिदिन हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हमारी क्लास चल रही है। आज उसकी 9वीं क्लास है। ठीक है, नेट जेआरएफ 2021 के लिए हमारा ये जो कोर्स चल रहा है हिंदी का। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको सभी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप हमारा जो भी जून 2021 के लिए अगर नेट जेआरएफ के लिए आप 2021 का जो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा पेपर 1 का और पेपर 2 का भी। सभी यूनिट का आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे मिलेगा और पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे। तो ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को और काफी इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं अपने उस टॉपिक पर जहाँ पे हम पिछली क्लास में थे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्राकृत पेंगलम में के जो हिंदी के कवि हैं उनको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो उसके आगे आज हम हिंदी के जाति कवियों की बात करेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के जाति कवियों में सबसे पहले विद्यापति का नाम आता है। ठीक है, विद्यापति यानी कि कीर्तलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। तो विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। जाति कवि हैं। राधा कृष्ण के मांसल मादक मुक्त श्रृंगार चित्रों के द्वारा क्या करते हैं ये विद्यापति, यानी राधा कृष्ण के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं की तोड़फोड़ ठीक न मानकर बहुत से लोगों ने उन्हें भक्त कवि कह डाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी पदावली की चर्चा करते हैं, यानी कि जो विद्यापति को कुछ लोग श्रृंगारिक कवि कहते हैं, कुछ भक्त कवि कहते हैं, इसमें मतभेद है। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से राधा कृष्ण का मांसल मादक और मुक्त श्रृंगार चित्रण किया, उस हिसाब से कहते हैं उन्होंने सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ फोड़ के यानी एक तरीके से मानसल प्रेम को प्रस्तुत किया। तो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी जो पदावली है उस पे चर्चा करते हुए लिखते हैं कि भक्त कवियों के प्रसंग में कहते हैं कि हिंदी, यानी कि इनकी चर्चा किसमें करते हैं, भक्त कवियों में। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत इस पुस्तक के पदों ने आगे चलकर बंगाल, असम, उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को प्रभावित किया। ठीक है, और उन प्रदेशों के भक्त साहित्य में कई प्रेरणा और नई प्राणधारा संचालित करने में भी ये पदावली काफी समर्थ हुई। उसके बाद पूर्वी प्रदेशों में सर्वत्र ये पुस्तक धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी, यानी जो पूर्वी प्रदेश हैं वहां इस पुस्तक को धर्म ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वे भक्ति के प्रसंग में विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। ठीक है, भक्ति के प्रसंग में विद्यापति को क्या मानते हैं, श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि मानते हैं। ठीक है, तो इसमें संदेह नहीं कि श्रृंगार रस और भक्ति रस में मौलिक अंतर नहीं है, किंतु कवि को पहले भक्त होना चाहिए। विद्यापति क्या थे, शैव थे, ये ध्यान रखना है। विद्यापति किस संप्रदाय से थे, शैव थे। और तथा उन्होंने वैष्णव कवि नहीं, अतः उन्हें वैष्णव कवि नहीं कहा जा सकता। जब वो शैव थे तो कहते हैं उनको वैष्णव कवि नहीं कहा जा सकता। तो ये एक मत यानी कि विवादित मत है, जिसमें कुछ लोग विद्यापति को श्रृंगारिक मानते हैं, कुछ लोग भक्त मानते हैं। ठीक है, तो पदावली में श्रृंगार के ऐसे इंद्रियोत्तेजक चित्र खींचे गए कि उन्हें भक्त कवि कहा जाएगा। तो श्रृंगार काव्य का क्या होगा, जयदेव के गीत गोविंद को इसी आधार पर श्रृंगारिक काव्य ही माना जाना चाहिए। तो कहते हैं कि जिस आधार पर अगर हम उनकी कविता में जिस तरीके से उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है, अगर उनको हम भक्त कवि की उपाधि दे देंगे तो फिर श्रृंगार को क्या कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से कुछ लोग जो भक्त कवि मानते हैं उनका कुछ लोग विरोध भी करते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी पहले ही विरोध कर चुके हैं कि वो भक्त कवि नहीं है। उन्होंने लिखा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, है ना। जो लोग विद्यापति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं उनको वो क्या कहते हैं, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रामचंद्र शुक्ल का है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो शुक्ल जी स्पष्ट मना करते हैं, शुक्ल जी के अनुसार कि वो क्या है, उनकी पदावली को हम भक्त यानी आध्यात्मिक रूप नहीं दे सकते हैं, वो श्रृंगारिक है। तो विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि लेकर एक विवाद है और अभी ये विवाद बंद नहीं है। ठीक है, शुक्ल जी के पहले का अगर हम देखें तो ग्रियर्सन विद्यापति को रहस्यवादी मान चुका था, है ना। ग्रियर्सन जो थे विद्यापति को यानी रहस्यवादी मान चुके, और उनके अनुसार राधा जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा है। किसके अनुसार, ग्रियर्सन के अनुसार। इस हिसाब से ये इनको रहस्यवादी मान चुके। ठीक है,
कुमार स्वामी उन्हें रहस्य भाव से देखते हैं। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उनके पद गाकर भाव विवल होते थे, ऐसा लोग कहते हैं। तो लेकिन सब लोग चैतन्य नहीं हो सकते है ना, हर कोई, कहने का तात्पर्य कि चैतन्य महाप्रभु ने विद्यापति की पदावली को जिन भाव से देखा, जिन भाव से समझा, हर कोई उसको उस भाव से नहीं ले सकता जिस हिसाब से उसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो कहते हर कोई चैतन्य नहीं हो सकता। सच तो यह है उनकी राधा को न पराशक्ति माना जा सकता है, न कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति। पदावली में कहीं संकेत इसका नहीं मिलता। आगे बात करते हैं विद्यापति की कविता का स्थापत्य क्या है, श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहे के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कथन है कि अगर हम विद्यापति के यानी उस श्रृंगार पदावली को आध्यात्मिक कहेंगे तो जो खजुराहो का मंदिर है उसको भी हम आध्यात्मिक ही कहेंगे। ठीक है, जो कहते हैं श्रृंगार में, उनके श्रृंगार में यौनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण, संभोग का सुख है, विलास की विहलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल है और भावुकता पूर्ण तन्मयता। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण कथन है, इसको ध्यान रखना है। अपरूप के कवि विद्यापति, अपरूप के कवियों में अभी अभी क्या आया, जाति कवियों में हम पढ़ रहे, उसके बाद अपरूप के कवि की बात अगर करें तो विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवी है और ना भक्तों की तरह दिव्य, वे अपरूप के कवि हैं, ऐसा बच्चन सिंह जी लिखते हैं। ठीक है, अपरूप के कवि हैं, उस रूप में वीर विक्षोभन की अद्भुत शक्ति है, तल्लीनता और अतृप्ति की गहरी क्षमता है, ये अपरूपता राधा में नहीं, कृष्ण में भी नहीं है। तो कहते हैं वो उसको अब उनको अपरूप का कवि मानते हैं। जैसे एक उदाहरण से बताया कि सुधा मुख के विह निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। तो इनको वो अपरूप का कवि मानते हैं। ठीक है, बच्चन सिंह जी आगे कहते हैं राधा का अपरूप रूप कामदेव के लिए मंगलदाता है, मनोभाव मंगल का अर्थ होता है अत्यंत रूप आकर्षण। तो इसलिए आगे चलते हैं इस विषय पे। तो कहते हैं कि अपरूपों का पारस्परिक आकर्षण ही तो प्रेम है, दोनों पुष्प धंधवा के बाण से आहत और विकल है। कृष्ण कदम्ब के नीचे बांसुरी में राधा का नाम टेरते हुए प्रतीक्षारत है और प्रतीक्षारत पदावली से ही पदावली का आरंभ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वे नखशिख, दूती, प्रसंग, अभिसार आदि का पारंपरिक ढंग से वर्णन करते हैं। कौन, विद्यापति। ठीक है, स्वतंत्र सौंदर्य वर्णन में वे दो अत्यंत उत्तेजक गौड़ यौनोत्पादन यानी कि को रेखांकित करते हैं। ठीक है, और आंख, और ये मतलब इस तरीके से उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर श्रृंगार का वर्णन का देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने बताया, इसके आधार पर हम कह सकते कि अर्ध निमीलित नेत्रों से राधा ने कृष्ण को देखा, नहीं कि वे बिक गए। यह सामान्य रूप से देखना नहीं, इसके खरीदने का कौशल भी है, यानी हाव भाव विधान भी है। इसके आगे मीर की नीमबाज आंखें पानी भरे। तो इस तरीके से मतलब देखा जाए तो विद्यापति को यानी कुछ लोग उनकी अगर पदावली की बात करें तो कहते हैं उसको पढ़ने के बाद हम उनको श्रृंगारिक नहीं कह सकते। इस हिसाब से वो क्या है, विद्यापति यानी कि किसके कवि हैं, श्रृंगारिक ही कहेंगे। मतलब उनको विद्यापति को पढ़ने के बाद उनकी पदावली को, ना कि उनको आध्यात्मिक कहेंगे। ठीक है, तो कहते इसमें संदेह नहीं कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। शिव सिंह स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित है, उसका उल्लेख किया जा चुका है, पहले भी देख चुके हैं हमने। यानी विद्यापति के ही वे गीत मिथिला में गाए जाते हैं जो गृहस्थी से संबद्ध है। विद्यापति ने अपने पूर्ववर्ती मैथिली कवि उमापति को कोसों पीछे छोड़ दिया और निराला ने उनकी मादकता को नागिन की लहर कहा। ये ध्यान रखना है, विद्यापति की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा, तो निराला ने कहा। ठीक है, यह लहर रीत काव्य में देखने को नहीं मिलती। उसके बाद मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेशन, तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी लोकप्रिय रहेगी, है ना। नागर के अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य भोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। यह विद्यापति की पदावली में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगले जाति कवियों में आते हैं खुसरो, जिनका समय 1253 से 1325 माना गया और खुसरो की खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली में कुछ पद लिखते थे। ठीक है, तो खड़ी बोली में के प्रथम कवि माने जाते हैं और कहते हैं खड़ी बोली का प्रभाव अपभ्रंश की कविताओं पर भी देखने को मिलता है। पर जैसा कि प्रचलित है
कि खुसरो ने खड़ी बोली में प्रभुत रचनाएं की, किंतु उनमें अधिकांश तो नष्ट हो गई। जो रचनाएं उनके नाम पर उद्धृत की जाती हैं उनमें भी संदिग्ध, यानी बहुत सारी रचनाएं खुसरो ने जो खड़ी बोली में लिखी जो अब मिलती हैं तो कहते हैं वो बहुत सारी तो नष्ट हो गई, जो मिलती हैं वो भी उनमें संदिग्धता है। ठीक है, कहते भारत की जमीन को इतना प्यार करने वाले संवेदनशील कवि ने जनता की बोली को अपना बना लिया, है ना। जैसे कहते हैं ए सखी पेखल एक अपरूप सुनीत मनवन सपन स्वरूप। तो इस तरीके से खुशरों की बात अगर हम करें तो दो अपरूपों का पारस्परिक आकर्षण ही तो प्रेम है दोनों। तो ये एक मिनट जरा, ये पेज वही यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये विद्यापति वाला पेज है, यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो हम खुशरो को पढ़ रहे थे कि संवेदनशील कवि इनको माना गया और कहते हैं कि इन्होंने जनता की बोली को अपनाया है। ठीक है, उस समय की जनता की बोली को अपनाया। जन्म इनका कहाँ होता है? खुसरो का एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में 1253 को हुआ। अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। फारसी के श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, वे फारसी कवि जामी के समकक्ष थे, वो खुद ऐसा मानते हैं। ईरान और भारत के फारसी लिखने वाले चोटियों के कवियों में से उनका खुसरो का नाम आता है। ठीक है, खुसरो में अनेक अंतर विरोध थे। एक और वो मलिक छज्जू जलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी तुगलक आदि के राजकवि थे, तो दूसरी ओर सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया के यानी शिष्य थे। तो एक और दरबार था, दूसरी ओर मठ था। ठीक है, तो ये अजीब अंतर विरोध था खुसरो के अंदर। एक और दरबारी थे, दूसरी ओर मठ में भी थे। तो एक और वे कट्टर बादशाहों और मुल्लाओं से घिरे थे, तो दूसरी ओर सूफी और फकीरों से। तो एक और वे फारसी में लिखते थे, तो दूसरी ओर खड़ी बोली में। ठीक है, तो एक और अलाउद्दीन की कट्टरता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, तो दूसरी ओर सूफी फलसफे के प्रकाश में वीरानगी के सुल्तान पर मरसिया पढ़ते थे। जैसे वो लिखते हैं कि मुल्के दिलकर दी खरावज तीरे नाज बदरी वीरान सुल्तानी हनुस। ये फारसी में लिखते हैं, तो कहते यानी कि इसका जिसका अर्थ होता है कि तूने हृदय के देश को अपनी नाज की तलवार से उजाड़ डाला, अब इस वीराने में सुल्तान बनकर बैठा है। तो अलाउद्दीन की ये प्रशंसा करते हैं। ठीक है, उसके बाद दरबार और मठ में तालमेल बिठाने के सिवा खुसरो के सामने कोई विकल्प भी नहीं था। ऐतिहासिक साचने उनकी धार्मिक कट्टरता भी सिद्ध होती है, पर देश भाषा और देश के प्रति उनका जो प्रेम है उसको वो स्मरणीय है। ठीक है, तो फारसी में भी खुसरो ने लिखा, खड़ी बोली में भी लिखा। ठीक है, तो दिल्ली मेरठ में की जो आम जनता की बोली थी, ठीक है, खुसरो ने उस बोली पर ध्यान दिया। उसको जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं, खुसरो की दृष्टि में खड़ी बोली की रचनाओं का महत्व तो उस समय नहीं था, लेकिन उन्होंने उसी भाषा को चुना और उसी में वो रचनाएं लिखने लगे। ठीक है, कहते हैं चू मन तूतिये हिंदम और राष्ट्र पुरुषी जे मन हुंदई पुरुष तानाज गोयम। ये खुसरो की पंक्तियां हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, और लिखते हैं इस तरीके से, उनकी कुछ है कि गोरी सेवे सेज पर मुख पर डाले केस चल खुसरो अपने रैन आपने रैन भई सब देश, है ना। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग तेरा मन पीव का दो भये एक रंग सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। तो ये पंक्तियां ध्यान रखना है, कभी कभी परीक्षा में पूछी जाती हैं, ये खुशरो की है। उनकी एक गजल भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जे हाले मिसकी मुकुन तगाफुल तुराए नैना बनाए बस्तियां। इस तरीके से कुछ मुकरियां भी उन्होंने लिखी। बाला था जब सबको भाया बड़ा हुआ कुछ काम ना आया खुसरो कह दिया उसका नाम बूझे नहीं तो छोड़ेगा। तो ये मुकरियां भी उन्होंने लिखी जो हमारे नेट के सिलेबस में भी हैं। ठीक है, उसके बाद मुल्ला दाऊद की बात करते हैं। मुल्ला दाऊद ने चंदायन नाम की एक सूफी प्रेमाख्यानक रचना की 1379 में, और ये लोरी चंदा की लोक प्रचलित प्रेम कहानी पर आधारित, यानी लोरिक और चंदा की इसके जो नायक हैं उसकी प्रेम कहानी पर आधारित है चंदायन। इनकी हिंदी भाषी जनता में इस प्रेम गाथा का नायक कौन है? गायन लोरकी चनैनी लोरकायन आदि के नाम से आज भी होता है। ठीक है, ये लोकगीत नहीं है, क्या है? लोक गाथा है। चंदायन क्या है? लोकगीत नहीं लोक गाथा है। लोक गाथा में मिथकी तत्वों की प्रमुखता होती है। लोरिक कोई ऐतिहासिक पुरुष रहा होगा पर कालांतर में वो क्या बन गया? एक मिथक बन जाता है। ठीक है, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के पूर्वांचल में मिर्जापुर बलिया भोजपुर संथाल परगना भागलपुर में ये अत्यंत लोकप्रिय है। कौन सा? चंदायन। ठीक है, तो दाऊद के चंदायन में अपने ढंग से सूफीकरण इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद चंदायन के अनुसार जो मोहम्मद तुगलक जिसका समय 1381 से 1388 के आसपास था उसके समकालीन थे। ठीक है,
उनका जन्म रायबरेली के डलमऊ में हुआ था। तो उसके बाद आगे चलते हैं। लोरिक चंदा की कहानी का उपयोग दाऊद ने किया और दक्षिणी हिंदी के कवि गवासी की मैना सतवंती, बंगाल के दौलत काजी की रचना सती मैना और चंद्राणी की रचना में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्नवा की नींव भी इसी पर रखी गई है, लोरिक चंदा की कहानी पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो अन्य कविता अन्य आती हैं, राहुल वेल प्रकरण है और भी बहुत सारी रचनाएं आती हैं। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम कल की आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में इसके आगे के जो कवि हैं उनको देखेंगे, और इस क्लास में इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसके आगे की क्लास को हम कल करेंगे या अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।